नमस्ते और मैक्रो एंड मार्केट अपडेट के अगस्त 2026 एडिशन में आपका स्वागत है। इस एडिशन में हम ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर चाइना के इम्पैक्ट, एनर्जी प्राइसेस की बदलती कहानी, ग्लोबल मार्केट के शिफ्ट्स और इंडिया के ग्रोथ इंजन के बारे में हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे। हम आरबीआई के लेटेस्ट डॉलर मोबिलाइजेशन के मेजर्स को मिली मोमेंटम और इंडियन इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स की चेंजिंग डायनामिक्स पर भी डिस्कस करेंगे। चलिए ग्लोबल लैंडस्केप से शुरुआत करते हैं। ईरान कॉन्फ्लिक्ट अब लगभग सबकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लंबा खींच चुका है और ये एनर्जी फ्लो को डिसरप्ट करता जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब असली स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट खुद नहीं लग रही, बल्कि चाइना का रिस्पॉन्स है। क्रूड ऑयल की डिमांड को एग्रेसिवली रिड्यूस करके और रिजर्व्स यूज करके बीजिंग ने बेसिकली एक ऐसे ग्लोबल ऑयल शॉक को न्यूट्रलाइज कर दिया जो बहुत बड़ा हो सकता था। ऑयल प्राइसेस जो आसानी से अनकंट्रोल्ड हो सकती थी, इंस्टेड कंटेन्ड रही और इस एक मूव ने दुनिया को दिखा दिया कि चाइना के पास जियोपॉलिटिकली कितना लेवरेज है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। चाइना ने इस मोमेंट का यूज एक बिल्कुल अलग इकोनॉमिक इकोसिस्टम को हाईलाइट करने के लिए किया, जो सोलर पैनल्स, ईवीज, बैटरी अरेज और युआन बेस्ड सेटलमेंट पर सेंटर्ड है। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज इस ऑल्टरनेटिव सिस्टम पर ध्यान दे रही हैं और ग्लोबल मार्केट्स ने नोट किया है कि चाइना अपने आप को अगले डेकेड के लिए कैसे पोजीशन कर रहा है। लेकिन फिलहाल चलिए एनर्जी मार्केट्स पर वापस आते हैं। चाहे चाइना एक न्यूट्रलाइजिंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा हो, एनर्जी मार्केट्स में थोड़ी टाइटनिंग अभी भी नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी पार्शली कंस्ट्रेन्ड है और ब्रेंट क्रूड जून एंड के $70 से वापस 90 के लेवल तक आ गया है। ये स्पेक्यूलेशन से ज्यादा फंडामेंटल से ड्रिवन है। ब्रेंट क्रूड अगले 6 मंथ्स तक एलिवेटेड रह सकता है। चाइना हर अपॉर्चुनिटी पर अपने रिजर्व्स रिफिल कर रहा है। यूरोप के गैस स्टोरेज लेवल्स कंफर्ट से नीचे दिख रहे हैं। यूएस क्रूड इन्वेंटरीज लगातार गिर रही हैं। ये सारे फैक्टर्स एनर्जी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये शिफ्ट सीधा नेक्स्ट बड़े ग्लोबल थीम से लिंक्ड है, जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में बढ़ता प्रेशर है। डेकेड से जापान, जर्मनी और कोरिया जैसे कंट्रीज दुनिया के मेजर क्रेडिटर्स रहे हैं। लेकिन आज जैसे डिफेंस ड्रिवन फिस्कल एक्सपेंशन एक्सेलरेट्स एवरीवेयर, सॉवरेन डेट के ये स्ट्रक्चरल बायर्स अब बोरोवर्स बन रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो पूरा ग्लोबल सिस्टम फाइनेंशियल रिप्रेशन या यील्ड कर्व कंट्रोल की तरफ ड्रिफ्ट करने लगता है। ऐसी दुनिया में गोल्ड सिर्फ एक हेज के रूप में एक्ट नहीं करता, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाता है। फर्दर लगता है कि इस प्रेशियस मेटल ने मोमेंटम पकड़ लिया है, क्योंकि चाइना लगातार बाइंग कर रहा है और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स एलिवेटेड बने हुए हैं। अब चलिए ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पर नजर डालते हैं। ग्लोबल मार्केट्स एक रीसेट से गुजार रहे हैं। साउथ कोरिया के कोएसपी ने अपना वर्स्ट मंथ देखा, लार्जली मार्जिन कॉल्स की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स की फोर्स्ड सेलिंग के चलते। सेमीकंडक्टर जायंट्स प्रेशर में हैं, फिर भी मेमोरी साइकिल के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। ड्रम प्राइसेस बढ़ रही हैं, जीपीयू रेंटल्स एक्सपेंसिव हैं और सेमीकंडक्टर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस लगातार इंप्रूव हो रही हैं। यूएस में मार्केट ब्रेड्थ इंप्रूव हुई है, लेकिन सिस्टमैटिक ट्रिगर लेवल्स भी बढ़ गए हैं। इससे मार्केट किसी भी नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जुलाई में यूएस में कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया और इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन वाली कंपनीज को रिवॉर्ड कर रहे हैं। ये सब कॉशन के एक फेज को रिफ्लेक्ट करता है। ये इंडिया के लिए स्टेज सेट करता है, जो रेजिलियंस की एक स्टोरी है, लेकिन सरफेस के नीचे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ। इस मंथ हम आपके लिए Q1 FY27 अर्निंग्स
और रीसेंट हाई फ्रीक्वेंसी डेटा से निकाले गए अंडरलाइंग मैक्रो ट्रेंड्स लेकर आए हैं। बैंकिंग सिस्टम से शुरुआत करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में लगातार राइज है। आज बैंक्स के लिए चैलेंज एसेट क्वालिटी नहीं है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसीज और इवन एमएसएमई लिंक्ड फिनटेक लेंडर्स में ब्रॉडली स्टेबल बनी हुई है। इंस्टेड प्रेशर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और फंड्स की राइजिंग कॉस्ट पर है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को कंप्रेस कर रहा है। नियर टर्म में FCNRB इनफ्लोज और अदर फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स फंडिंग प्रेशर को ईज करने में हेल्प करेंगे, लेकिन ये स्ट्रक्चरल से ज्यादा साइक्लिकल है। ऐसे टाइम में जब इंडिया में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, इन्फ्लेशन एक यूनिफाइंग मैक्रो इकोनॉमिक थीम बन रहा है। इनपुट कॉस्ट प्रेशर कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। सीमेंट कंपनीज हायर पावर और फ्यूल कॉस्ट फेस कर रही हैं। इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स एक्सपेंसिव नीडल कोक से डील कर रहे हैं। डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ रही है और कंज्यूमर और ऑटो कंपनीज में रॉ मटेरियल और पैकेजिंग कॉस्ट्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हम FMCG, डायग्नोस्टिक्स, स्टेपल्स और इंडस्ट्रियल्स के कुछ पार्ट्स में सिलेक्टिव प्राइस हाइक्स पहले से देख रहे हैं, लेकिन हर कोई कॉस्ट का बर्डन पास थ्रू नहीं कर सकता। फर्टिलाइजर्स, एग्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स सबसे शार्प कॉस्ट प्राइस मिसमैचेस फेस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स एक ब्राइट स्पॉट है, हालांकि ये सिलेक्टिव सेक्टर्स में ही है। टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स में मीनिंगफुल टर्न अराउंड आया है। केबल्स और वायर्स, जेनेरिक फार्मा और IT हार्डवेयर में हेल्थी एक्सपोर्ट डिमांड दिख रही है। कई AI लिंक्ड हार्डवेयर सेगमेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट्स प्लेटो हो गए हैं। IT सर्विसेज, जो पोस्ट कोविड एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, अब वीक डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, की क्लाइंट्स पर रैंप डाउन्स और कॉशियस फॉरवर्ड कमेंट्री से डील कर रहा है। एक बड़ा फैक्टर जो लूम कर रहा है वो US ट्रेड पॉलिसी है। 2025 में US IIPA के अंडर इंडिया को टफेस्ट ट्रीटमेंट मिलने के बाद टैरिफ लैंडस्केप सेक्शन 122 और अब सेक्शन 301 एक्शंस के थ्रू मूव हुआ है। इंडिया की रिलेटिव पोजीशन इंप्रूव हुई है। हमारे टैरिफ बैंड्स अब पीयर एक्सपोर्टर्स के सिमिलर या उनसे बेटर हैं, लेकिन फ्रेमवर्क अनस्टेबल बना हुआ है। एक्सपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स को अस्यूम करना चाहिए कि रेगुलेटरी चर्न कंटिन्यू रहेगा। वेदर कंडीशंस एक और इम्पॉर्टेंट हेडविंड है। डिलेड मॉनसून और लिंगरिंग एल नीनो इफेक्ट्स ने सोइंग को डिप्रेस किया है और ग्लोबल फूड प्राइसेस को ऊपर पुश किया है। डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हालांकि इंडिया में इसका ट्रांसमिशन कभी लिनियर नहीं होता, बफर स्टॉक्स और क्रॉप पैटर्न्स की डाइवर्सिटी की वजह से। लेकिन एग्रीकल्चर लिंक्ड सेक्टर्स जैसे एग्रोकेमिकल्स, सीड्स और फर्टिलाइजर्स पहले ही वीकर डिमांड और हायर सेल्स रिटर्न्स के रिस्क का सामना कर रहे हैं। रूरल इनकम्स के लिए क्लियर डाउनसाइड रिस्क है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दो इकोनॉमीज की स्टोरी बताता है। कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग बनी हुई है कॉर्पोरेट कैपेक्स और हेल्थी ऑर्डर इनफ्लोज के सपोर्ट से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड गुड्स स्लो हो रहे हैं, जो सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर मोमेंटम प्लेटो हो रहा है, जबकि कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी भी होल्ड अप कर रहा है। इंडिया के एनर्जी इंडिकेटर्स लगातार एक क्लियर ड्युअलिटी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मई और जून में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ने स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ पोस्ट की, लेकिन ये डिमांड में किसी जेन्युइन एक्सपेंशन के बजाय ऑलमोस्ट एंटायरली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और डिलेड मानसून की वजह से था। इस बीच नफ्था और एलपीजी में स्टीप डिक्लाइंस के चलते पेट्रोलियम कंजम्पशन लगातार 3 मंथ्स से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इवन सो
ग्लोबल टर्ब्यूलेंस के बीच इंडिया ने क्रूड प्रोक्योरमेंट एक्सेप्शनली वेल मैनेज किया है। एनर्जी डिमांड को अक्सर इकोनॉमिक मोमेंटम के मेजर के रूप में देखा जाता है, लेकिन करंट रीडिंग्स इतनी डिस्टॉर्टेड हैं कि वो इस पर्पस को सर्व नहीं कर सकती। कंजम्पशन फ्रंट पर इंडिकेटर्स अभी भी सॉलिड दिख रहे हैं। एफएमसीजी वॉल्यूम्स, ऑटो सेल्स, पर्सनल लोन ग्रोथ और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रीडिंग सब हेल्थी बने हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि राइजिंग इन्फ्लेशन, वेदर डिसरप्शंस और फेडिंग जीएसटी बेस इफेक्ट के बावजूद क्या ये सस्टेन कर सकता है? रियल एस्टेट में भी डाइवर्जेंस दिख रही है। कमर्शियल रियल एस्टेट रोबस्ट बना हुआ है, जबकि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मॉडरेशन के अर्ली साइंस दिखा रहा है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी सॉफ्टन हो रही है और पोस्ट कोविड पेंट अप डिमांड फेड हो रही है। स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर मोमेंटम स्लो हो रहा है। तो ओवरऑल इंडिया फंडामेंटली रेजिलिएंट बना हुआ है। डोमेस्टिक डिमांड, एक हेल्थी कॉर्पोरेट कैपेक्स साइकिल और स्टेबल बैंकिंग सिस्टम के सपोर्ट से। लेकिन इन्फ्लेशन, वेदर रिस्क्स, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स एक टैक्टिकली अनइवन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये एक ऐसा फेज है जहां सिर्फ टॉप लाइन ग्रोथ के कंपैरिजन में प्राइसिंग पावर, मार्जिन मैनेजमेंट और सेक्टर रोटेशन कहीं ज्यादा मैटर करते हैं। इक्विटी मार्केट वैल्यूएशंस पर इंडिया आज काफी ज्यादा रीजनेबल पोजीशन में दिख रहा है। कई क्वार्टर्स के करेक्शन के बाद एमएससीआई इंडिया वर्सेस एमएससीआई ईएम का प्रीमियम मॉडरेट हुआ है और मार्केट सेंटिमेंट कूल हुआ है। इससे मीडियम टर्म रिटर्न आउटलुक इंप्रूव होता है, लेकिन हायर ग्लोबल रेट्स, एलिवेटेड आईपीओ सप्लाई और परसिस्टेंट एफपीआई सेलिंग का मतलब है कि मार्केट मूव्स ज्यादा मेजर्ड हो सकते हैं। हमारा एलोकेशन फ्रेमवर्क अभी भी लार्ज कैप्स की तरफ स्क्यूड 60/40 इक्विटी फिक्स्ड इनकम स्टांस को प्रेफर करता है। आखिर में इंडियन फिक्स्ड इनकम पर एक क्विक कमेंट। आरबीआई के जून मेजर्स ने जुलाई के थर्ड वीक तक रफली $32 बिलियन मोबिलाइज किए हैं, जिसमें रफली $8 से $9 बिलियन के एफपीआई डेट इनफ्लोज शामिल हैं। यह जरूरी था क्योंकि इंडिया का बोपी स्ट्रेट 2 इयर्स से डेफिसिट में था और इंटरवेंशन के बिना लाइकली डेफिसिट में नहीं रहता। Even with these inflows, banking system liquidity tight है। इसका रीजन हाई गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस और आरबीआई का फॉरवर्ड डॉलर लायबिलिटीज सेटल करना है। बैंक्स हाई लोन ग्रोथ और एलिवेटेड सीडी इशुएंसेस से भी डील कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन विद एलिवेटेड क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियोज, अप्रैल से मिड जुलाई 2026 के बीच एसएलआर सिक्योरिटीज में बैंक्स का इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट लगभग INR 2 ट्रिलियन तक बढ़ गया है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फुल ईयर इन्वेस्टमेंट INR 3 ट्रिलियन था। इसे पार्टली इस फैक्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि FCNR B मनी का एक हेल्थी चंक फॉरेन बैंक्स के पास आया है, जिनकी इंडिया में लेंडिंग फ्रेंचाइज लिमिटेड है। इन बैंक्स ने अपने इनफ्लोज को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पार्क किया है। एक्सटर्नल फ्रंट पर रेमिटेंसेस करंट अकाउंट बिल को काफी लो रख रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट टेंशन से लिंक्ड वॉलेटाइल ब्रेंट प्राइसेस की वजह से रुपए अभी भी प्रेशर में है। मंथ के दौरान ये डॉलर के अगेंस्ट 95 से 96.5 के आसपास रहा है। रुपए 2026 के थ्रू सिमिलर रेंज में रहने की लाइकली है। और अब बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं। यील्ड्स में डिक्लाइन आया है। 10 ईयर G-Sec 6.70 के लेवल के अराउंड है। फिक्स्ड इनकम मार्केट के की सेगमेंट्स में डिमांड सप्लाई डायनामिक्स नियर फ्यूचर में फेवरेबल रहने की एक्सपेक्टेड हैं, जो यील्ड्स को सपोर्ट करेंगे। इमीडिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट के बियॉन्ड मीडियम टर्म ट्रेजेक्ट्री को लेकर कॉशियस रहने का रीजन अभी भी बना हुआ है।
G-Sec के लॉन्ग एंड पर वैल्यूएशंस अब कंपेलिंग नहीं है, इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ रहा है। WPI फर्म हुआ है और ग्लोबल बैकड्रॉप हॉकिश है। मार्केट इस ईयर यूएस फेड से कम एक रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहा है। डोमेस्टिक रेट हाइकी को भी डिसमिस नहीं किया जा सकता और मार्केट इस रिस्क को प्राइस कर रहा है। नियर टर्म के बियॉन्ड डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई सिचुएशन भी अनसर्टेन लग रही है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से करंट एनवायरनमेंट कैरी स्ट्रेटजीज को प्रिफर करने की तरफ पॉइंट करता है, जिसमें ड्यूरेशन पर सिर्फ कॉशियस और टैक्टिकल पोजीशनिंग होनी चाहिए। कर्व का शॉर्टर एंड और वहां पोजीशन्ड प्रोडक्ट्स करंट कॉन्टेक्स्ट में अट्रैक्टिव बने हुए हैं। विदा लेते हैं, धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।